प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ कि ये अरेंजमेंट हम लोग को पता होना चाहिए कि एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है, ताकि हम आगे उसके बारे में और स्टडी कर सके, और रिएक्शंस कैसे होते हैं ये सब अपने को पता चले। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये डिस्कवर होने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ गए कि ये एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो उसके इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स डिस्कवर किए गए, जैसे थॉमसन मॉडल है, रूदरफोर्ड मॉडल है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को क्या पता चली कि तीन चीजें हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन है। तो ये तीनों आपस में कैसे रह रहे हैं इसके अंदर, एटम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो उसके पहले उन लोग ने डिस्कवर किया कि इसका चार्ज क्या है, इसका मास क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज है, तो माइनस साइन से डिनोट करते हैं। उसका मास फाइंड आउट किया 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, ये पता चला। एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए इसको जीरो चार्ज दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें पता चलने के बाद उन लोग ने ये सोचने लगे कि अभी ये सब में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कैसे अपने आप को एक साथ रखते हैं वो एटम के अंदर, और एटम डिस्टर्ब क्यों नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारी क्वेश्चंस आ गए दिमाग में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसमें हम लोग बेसिकली ये मॉडल्स पढ़ने वाले हैं कि ये एटम्स कैसे अपने आप को मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये कैसे अपने आप में एडजस्टेड है एटम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने को ये मिला, हिंट मिला, वो डाल्टन ने दिया। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला, एटम एक बॉल जैसा है। ठीक है, एक तो उसने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ऑल एलिमेंट्स, जितने भी सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स है, सब चीजें स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, और ये एटम जो है वो एक स्मॉल बॉल जैसा है। ठीक है, एंड दूसरा चीज क्या बोला कि अगर सपोज मैं गोल्ड का एलिमेंट ले रही हूँ तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे। अगर मैं सोडियम का एलिमेंट ले रही हूँ तो सोडियम के ही एटम्स रहेंगे। तो उसने सेकेंड चीज ये बोली, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। ठीक है, अगर मैं मतलब सोडियम ले रही हूँ तो सिर्फ सोडियम के ही एटम्स रहेंगे, गोल्ड ले रही हूँ तो गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे। तो उसने क्या बोला कि अगर एक ही एलिमेंट ले रहे हो, उसके अंदर तुम एटम्स ढूंढ रहे हो, तो सबके सब वो ही एलिमेंट के एटम्स रहेंगे, दूसरे एलिमेंट्स के एटम मिक्सचर नहीं होते उसके अंदर। ओके, तो ये सेकेंड चीज उसने प्रपोज की। थर्ड चीज उसने क्या बोला, अभी वो उसका उल्टा बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब अगर सपोज मैं क्लोरीन ले रही हूँ तो उसमें क्लोरीन सोडियम के एटम्स नहीं आएंगे, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स रहेंगे। ठीक है, वही चीज उसने अपोजिट तरीके से बोला है। फिर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन एटम्स लिंक अप विथ ईच अदर। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ और चीज बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है वो एटम्स के बीच में होता है। ओके, तो ये इसने चौथी चीज बोली। और पांचवी चीज इसने ये बोली कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब उसका कुछ और डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता एटम्स का। तो ये पांचवा पॉइंट जो है, इसके वजह से इसका सारा प्रॉब्लम हो गया मॉडल का। क्योंकि अपने को इसके टाइम पे जब डाल्टन ने 1800 में ये प्रपोज किया, तभी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, इसने सिर्फ ये बोला कि एटम्स प्रेजेंट है और एटम्स के से छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में अपने को पता चला कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है जो उससे छोटे हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि इसके अंदर एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट जो है वो एटम है, और वो बॉल जैसा दिखता है, सॉलिड बॉल जैसा दिखता है।
ठीक है, इसने ये कुछ भी प्रपोज नहीं किया कि प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैसे है, न्यूट्रॉन्स है, उसको कुछ पता नहीं था। सिर्फ उसको इतना पता था कि एटम प्रेजेंट होते हैं बस। ओके, तो फिर बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए उसके बाद, इस डाल्टन के बाद, तभी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए कि ये कैसे अरेंज्ड है इसके अंदर। ठीक है, फिर आया जे थॉमसन, जिसने प्रपोज किया प्लम पुडिंग मॉडल। अभी तुम लोग वाटरमेलन को इमेजिन करो। ठीक है, अब वाटरमेलन में कैसा रहता है कि रेड कलर का पल्प है और उसके अंदर ब्लैक सीड्स है। ओके, तो वैसा ही चीज उसने, ये थॉमसन ने सोचा। उसने क्या बोला, जो रेड कलर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो ब्लैक सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को जैसे ये पिंक पार्ट दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये ब्लू पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहे हैं। ओके, तो ये इसका मॉडल था। तो उसने क्या बोला कि ये जैसे प्लम जैसा दिखता है ना, मतलब जैसे वाटरमेलन है वैसा दिखता है, इसके लिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें कि इसने क्या बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ, मतलब जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, ये इसने बोला। लेकिन अभी अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपन रिमूव कर सकते हैं एटम में से। ठीक है, अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल राइट होता तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव होने नहीं देते थे, क्योंकि वो अट्रैक्टेड रहता था। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों अगर साथ में रह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली वो रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इट इज नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स अगर वो अट्रैक्टेड स्टेट में रहे, एक साथ रहेंगे तो। ठीक है, तो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर बाद में आया रूदरफोर्ड, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कवर किया एटम का। ठीक है, उसके पहले हम लोग रूदरफोर्ड एक्सप्लेन करें, उसके पहले मुझे कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करनी है ताकि वो रूदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन हो। पर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस मिस। यस मैम। ठीक है, अभी तो हम लोग का जे थॉमसन मॉडल हो गया है। अभी सर जे थॉमसन को जाने देते हैं। तो अभी रूदरफोर्ड एक्सप्लेन करने के लिए अपन पहले, सबसे पहले ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स समझते हैं। ओके, अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो अपने पास पीरियोडिक टेबल में तुम लोग ने एलिमेंट्स अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स है जो सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के जो एलिमेंट्स है मोस्टली, वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। अभी रेडियो एक्टिव क्या रहता है? रेडियो एक्टिव ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप ही रेज एमिट करने लगता है। ठीक है, जैसे तुम लोग ये इधर देख रहे हो, ये प्लूटोनियम का है एलिमेंट। अभी इसमें से पार्टिकल्स अपने आप एमिट होते जा रहे हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये एमिट होते जाते हैं। इसको नाम हम लोग ने दिया है अल्फा, बीटा, गामा। वो कैसे नाम किया है वो बताती हूँ मैं। मेन चीज क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्या, वो तुम लोग को समझना है। इसमें क्या बोला है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने आप कुछ रेज एमिट करता है तो वो एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, नेचर में अवेलेबल है, एंड इट इज रिलीजिंग पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन। इसमें अपन कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप ये एमिट कर रहा है पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं, जब तुम लोग इधर देखोगे कि ये जो ब्लू ब्लू पार्टिकल्स या रेड पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं, वो, उसको कुछ चार्ज है कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके। तो यहाँ पे तुम जब लेफ्ट साइड में ये डायग्राम देखोगे, तो एक लेड का बॉक्स लिया, ये लेड के बॉक्स में खाली एक ही होल किया जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। ठीक है, अभी लेड क्यों लिया है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, लेड बॉक्स इसीलिए लिया है क्योंकि लेड
जो है वो रेडियो एक्टिव रेज जो है, जो ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक ही जगह से रेज आएंगे, वो जिधर से तुमने होल किया है। ठीक है, इसके लिए ये बॉक्स बनाया गया। तो यहाँ पे जब तुम ये बॉक्स देखोगे तो यहाँ पे एक ही होल है। इधर ये होल से अपन ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। ठीक है, अभी रेज जो है सिर्फ ये होल से ही बाहर आ सकते हैं, ये बॉक्स के इधर से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि लेड एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये पार्टिकल्स एमिट करता है तो इन लोग ने क्या किया, सॉरी, अभी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रखे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स तुम लोग को पता रहेगा, ये टर्मिनल्स को कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसने क्या देखा कि जब ये रेज इधर से आते हैं तो कुछ रेज है ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड कुछ डिफ्लेक्ट ही नहीं होते, स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, ये इसने रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। तो जो नेगेटिवली चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो नेगेटिवली चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं वो खुद क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, राइट? Yes. हाँ, तो ये पॉजिटिव रेज है। तो जो पॉजिटिव रेज है उसको हम लोग ने नाम दिया अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, मतलब वो खुद क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव रेज को हम लोग ने नाम दिया बीटा। एंड जो कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा स्ट्रेट जा रहा है, मतलब उसको कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके लिए उसको हम नाम दे रहे हैं गामा। ठीक है, तो तीन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रेज अपने को पता चले। पॉजिटिव रेज को अल्फा बोलते हैं, नेगेटिव रेज को बीटा बोलते हैं, एंड जो डिफ्लेक्ट ही नहीं होता उसको गामा रेज बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिख के लो, मैं लिखवा रही हूँ तुमको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करके लिखो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में लिखो, radioactive elements emit particles which are charged. Radioactive elements emit particles which are charged. अभी ये पहले डायग्राम बनाओ जो इधर है। और ये रेज है ना, इसको इधर डिफ्लेक्ट करना।
हो गया ड्रॉ करके? Yes, ma'am. ओके, अभी लिखो नीचे, द पार्टिकल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, the particles that are attracted to negative electrodes are positively charged. These particles are called alpha particles. These particles are called alpha particles. मैम फिर से रिपीट करो ना. The particles which are deflected towards negative electrode are positively charged. These particles are called alpha particles. The particles that are deflected towards positive electrode, the particles that are deflected towards positive electrode are negatively charged. These negatively charged particles are called beta. BETA या फिर सिंबल भी बनाओ. The rays which are not deflected and move in a straight line. मैम पॉजिटिव वाले अल्फा होते हैं ना? हाँ राइट, पॉजिटिव वाले अल्फा, नेगेटिव वाले बीटा. तो मिस आपने बीटा बोला. नहीं, कौन सा? अभी सेकेंड वाला जो पॉइंट बोला उसमें बीटा बोला ना मैंने. हाँ. मैंने क्या बोला? द पार्टिकल्स दैट आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आर नेगेटिवली चार्ज्ड. मतलब क्या? ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके तरफ जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या चार्ज रहेगा? उसको नेगेटिव चार्ज रहेगा कि नहीं? समझ रहा है? अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना, तो पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोड है तो तुम्हारा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव है, इसलिए उधर अट्रैक्ट हुआ, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज बीटा. यस मिस. समझा? थर्ड पॉइंट क्या लिखना था? द रेज विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. The rays which are not deflected and move in a straight line are called gamma rays. गामा की स्पेलिंग है इधर. ओके, वापस से अपन एक बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देख लेते हैं. हम लोग ने क्या बोला कि लेड बॉक्स लिया है अपन ने, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जो होल है उसके थ्रू. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप पार्टिकल्स एमिट करेगा.
ये होल में से बाहर आएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम अल्फा रेज बोलते हैं। फिर दूसरा टाइप ऑफ रे हो सकता है कि अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको हम बीटा रेज बोलेंगे। और तीसरा पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में सीधा चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं गामा रेज। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है वो समझ गया। ओके, तो रूदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं रूदरफोर्ड ने क्या किया और एटॉमिक मॉडल कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, तो रूदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले देखो, यहाँ पे ये जो है ये लेड बॉक्स है। ये लेड बॉक्स के अंदर वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अभी इसने क्या किया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स ही बाहर आएंगे। उसके लिए उसने अरेंजमेंट किया था, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स रख दिए रहेंगे उधर, तो उसके वजह से सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स ही बाहर आएंगे, दूसरे पार्टिकल्स उधर अंदर ही रहेंगे और एब्जॉर्ब, वो जो लेड बॉक्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तुम लोग राइट साइड में देखोगे तो डायग्राम है, वहां पे तुम लोग को ये बॉक्स दिख रहा है, अंदर जो ग्रीन कलर का है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो रेज एमिट कर रहा है। ठीक है, रेज एमिट करने के बाद वो इधर बीच में एक गोल्डन स्लिट है, मतलब तुम्हारा गोल्ड है ना, उसका एक थिन फॉइल लेते हैं, एकदम पतला सा शीट लेंगे और उसको उधर रखा बीच में। ठीक है, और साइड में ये जो सर्कल तुम लोग को दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो कुछ नहीं है, वो एक स्क्रीन है, ताकि हम उसको हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोलते हैं, ताकि जो रेज हम लोग एमिट कर रहे हैं ये बॉक्स से, गोल्ड से पास होने के बाद वो किधर जा रहा है वो हम लोग को वो स्क्रीन पे पता चलेगा, बिकॉज इट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जैसे ही वो पार्टिकल, ये जो अल्फा रेज है ये इधर टच करेगा स्क्रीन को, तो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस आएगा, जैसे तुम लोग को इधर दिख रहा है ना, वो फ्लोरोसेंस एकदम हाईली फ्लोरोसेंट चीजें दिखेगी तुमको। तो ये जो है इसने एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया। सेटअप सबको समझ गया है? Yes, हाँ या ma'am. ना तो बोलो। Yes, miss. हाँ, तो यहाँ पे जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये सोचा था, अभी तक तो सब लोग थॉमसन मॉडल को ही फॉलो कर रहे थे, तुम लोग ने अभी तक देखा रहेगा तो सिर्फ थॉमसन मॉडल ही आया था कि वाटरमेलन है, उसके अंदर सॉरी तुम्हारा वाटरमेलन जैसा मॉडल है, तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज सी है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये मॉडल उसने प्रपोज किया, तो वही उसके दिमाग में था। अभी उसको प्रूव करना था कि वही सच्ची में है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है वो सबके सब स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स है ना स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़े छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तुम लोग इधर देखोगे ये स्कैटरिंग दिख रहा है ना, तुम लोग को इधर लिखा है सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, तो ये स्कैटरिंग उसने देखा। तब उसको समझा कि वो थॉमसन मॉडल तो है ही नहीं। ठीक है, अभी वो क्या उसने देखा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट से उसको ये समझा कि कुछ रेज जो है जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, गोल्ड फॉइल से पास होता है, तो गोल्ड फॉइल के एटम्स जो है ये रेज को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ को स्ट्रेट लाइन में जाने दे रहे, कुछ को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्यों है उसने सोचा। कुछ रेज जो है वो पीछे भी आ रहे हैं, वो उल्टा भी आ रहे हैं वापस से। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ वो उसको देखना था। देखो ये ऐसा, कुछ स्ट्रेट में जा रहे हैं, कुछ छोटे एंगल से जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अपन देख रहे हैं, मतलब ये सेम एक्सपेरिमेंट है, उसका मॉडल है। देखो ये फिर अगले अपन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं वीडियो शेयर करूंगी।
emitting the entire particle. The particle comes up to a narrow slit. We can actually see these alpha particles going ahead, passing through the slit, getting more narrow, another slit, more narrow, and finally it hits the gold foil. Now, by the assumption, most of the alpha particles should have gone undeleted. Okay, तो ये एक्सपेरिमेंट से उसको ये समझा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसने क्या फाइंड आउट किया, जो रेस स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, अभी स्ट्रेट लाइन में कब जाएंगे, जब उधर कुछ भी ना हो बीच में। जब भी कोई भी चीज अगर बीच में आ जाती है सब्सटेंस के, तो कुछ ना कुछ होगा, डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ है ही नहीं, रास्ते में कुछ भी ये हर्डल नहीं है तो क्या होगा, वो अपना चलता जाएगा। अभी सपोज तुम चल रहे हो, पहाड़ बीच में आ गया तो तुम लोग को चेंज करना पड़ेगा ना डायरेक्शन। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तभी वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और अपना चलते जा रहा है। तो जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, अपना स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं, वो ये शो करता है कि एटम्स के अंदर बहुत एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता भी है कि एटम्स के अंदर जब हम लोग बनाते हैं ये न्यूक्लियस और ये, तो ये जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। तो जब रेज, अगर मैं एटम्स के इधर से पास कर रही हूँ, अगर रे ये एम्प्टी स्पेस में जा रहा है तो ये एम्प्टी स्पेस वाला तो किधर भी टकरा नहीं रहा है, तो अपना स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो ये डिनोट करता है कि एटम्स के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अभी कुछ उसने क्या बोला कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी ये स्मॉल एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये रीजन था कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो चीजें हैं उसकी वजह से डिफ्लेक्शन स्मॉल होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, रिपेल होने की कोशिश करेगा। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, राइट। अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। देखो अट्रैक्ट कब होगा, जब नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो जब नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो वो उल्टा वापस से ये होगा, पीछे ट्रैवल करेगा। देखो वापस बताती हूँ। सबसे पहले क्या बोला कि जब अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, तभी ऐसा होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा एटम है जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, वहां पे से अगर अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट एनीवेयर, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं वहां पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। ये फर्स्ट कंक्लूजन था ये एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड कंक्लूजन क्या था कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेक्ट अभी जो तुम्हारा सपोज एटम है, तुम लोग को अभी पता है ये मॉडल क्या है, तो तुम लोग को इजी होगा समझने के लिए। तो ये जब अल्फा पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज के इधर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इट इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा, ओके। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली स्मॉल ये मूवमेंट हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का स्मॉल एंगल से। तो ये डिनोट कर रहा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी, जो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन से पता चला, ठीक है। अभी तीसरी चीज क्या पता चली, तीसरा चीज ये पता चला, कुछ रेज जो है वो अपने आप उल्टे आ रहे थे, ठीक है। तो उल्टे आने की वजह से ये समझ में आ गया
कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो उसको रिपेल कर रही है, उल्टा कर रही है। तो अपने को ये पता है कि एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो उसको ये समझा कि बहुत सारे रेज है ना उल्टे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज सेम ऑफ सेम चार्ज। इसके लिए ये जो बहुत सारे रेज जब उल्टे आ रहे हैं तो उसने ये फाइंड आउट किया कि जो सेंट्रल चीज है जो इसको पूरा का पूरा रिपेल कर रही है, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस। ठीक है। और चौथी चीज इसने एक और बताई जो इधर नहीं है, कुछ एकदम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो हर अलग अलग जगह पे से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तुमको पता है कि किधर भी हो सकता है ना, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर। तो जिधर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रॉन को टकराएगा वो डिफ्लेक्ट होगा, अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये हर एक एंगल से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो 4 चीजें अपने को इसमें पता चली। वापस से अपन देखते हैं क्या 4 चीजें मिस थी। हाँ मिस पर तो अल्फा रेस तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तो हाँ, वो तो इससे अट्रैक्ट होनी चाहिए, अट्रैक्ट मतलब। होएगा, अट्रैक्ट होके किधर जाएगा लेकिन? देख, ये तेरा ओके। सपोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अल्फा हाँ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो वो अट्रैक्ट होने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने देगा, पीछे जाने नहीं देगा। पीछे कब जाएगा? जब इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है तो होगा। ये पीछे ही जाएगा। लेकिन अभी ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्टिकल इधर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो उसको खाली थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा, ओके। टकरा के ऐसे आ जाएगा वो। अच्छा। ठीक है, लार्ज एंगल से भी होगा, डिपेंड करता है कैसे तुम लोग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कुछ ओके। ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्लेक्शन से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग जगह पे रहेगा मतलब। ठीक है, तो ये हाँ। ऑब्जर्वेशन उसने फाइंड आउट किया, तो उससे सिर्फ इसको 2 इम्पोर्टेंट चीज पता चली, 3 इम्पोर्टेंट चीज पता चली कि फर्स्ट, एम्प्टी स्पेस बहुत होते हैं एटम्स में। सेकेंड चीज ये पता चली कि सेंटर में कुछ तो चीज है जिसकी वजह से पूरा वो रेज उल्टा हो रहा है, तो वो चीज को उसने न्यूक्लियस नाम दे दिया। और तीसरा उसने बोला कि डिफ्लेक्शंस जो हो रहे हैं वो लार्ज एंगल से हो रहे हैं, मतलब कुछ नेगेटिव चीज भी है इसके अंदर जो ऐसे ही स्कैटर्ड है। देखो, अभी अगर तुम्हारा ये न्यूक्लियस से ये उल्टा आ रहा है तो ये वाले पार्ट में कुछ भी डिफ्लेक्शन उसने नहीं देखा, उसने सिर्फ बाहर के पार्ट में डिफ्लेक्शन देखे। ठीक है, तो उसको ये समझ गया कि बीच में कुछ तो न्यूक्लियस है, कुछ तो ऐसे पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से वो उल्टा आ रहा है, और इसके बाहर ऐसी कुछ चीज है जिसकी वजह से सिर्फ स्मॉल डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसने ये बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है, बस इतना बोला। मतलब कैसे भी हो सकता है, अभी जरूरी नहीं है कि वो ऑर्बिट में होगा, जैसे अपने को अभी पता है कि ऑर्बिट में है। उसने ये नहीं बोला कि ऑर्बिट में है होते हैं, उसने सिर्फ ये बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है। सपोज ये एटम है तुम्हारा, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी स्कैटर्ड रहेंगे इधर न्यूक्लियस के बाहर, और ये एम्प्टी स्पेसेस है इधर। बस ऐसा, ये इसका मॉडल है रदरफोर्ड का। समझा? सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ही बाहर पड़े हैं। ठीक है, नो ऑर्बिट नथिंग, ऐसे कुछ बोला नहीं है उसने। तो ये इसका मेन कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो ये तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं बाहर। ठीक है, एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसमें सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे प्रेजेंट है वो रदरफोर्ड ने नहीं बोला। ठीक है, अभी ये एक चीज के वजह से रदरफोर्ड का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अभी इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही किधर भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि अभी सपोज मैं तुम लोग को जब बोलती हूँ ये, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ये है सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी
इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग को पता है कि कंटिन्यूसली मूव होता है, थॉमसन मॉडल में भी अपने को पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे ही किधर भी पड़े हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आ जाए, है कि नहीं? Sorry. यस। तो ये ऐसा होता है क्या लेकिन एक्चुअल में? नहीं। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो हम लोग को ये पता है कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे कि हम लोग ने रुदरफोर्ड में मॉडल में समझा कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं बाहर, ठीक है। बट अपने को पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही पड़े हैं बाहर तो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है ना, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था ये मॉडल का। बाकी ये करेक्ट था कि न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, वो उसने राइट बोला, ठीक है। और एम्प्टी स्पेस भी बहुत होते हैं, वो भी राइट था। सिर्फ इसका प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन्स में हो गया। इसके लिए नेक्स्ट एक और मॉडल आया जो फाइनल मॉडल था, दैट इज बोर्स मॉडल, ठीक है। उसके पहले तुम लोग को रुदरफोर्ड मॉडल समझ गया है, तो हम बोर्स मॉडल, हाँ मिस। चलो ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशंस लिख लो, मैं तुम लोग को लिखवा रही हूँ, रुदरफोर्ड मॉडल के ऑब्जर्वेशंस लिखो। मिस वही ऑब्जर्वेशंस लिखने हाँ, के हैं क्या? वही ऑब्जर्वेशंस लिखने के हैं क्या वो 3 पॉइंट? नहीं मैं बोल रही हूँ, ओके। रुदरफोर्ड मॉडल लिखो, उसमें फिर लिखो रुदरफोर्ड conducted experiment of scattering of alpha particles. Rutherford conducted experiment of scattering of alpha particles by thin gold foil and observed the following. First point लिखो, most of the alpha particles traveled through the foil. Most of the alpha particles traveled through the foil without any deflection. This showed that the atoms had empty space. The atom has empty space. Second point लिखो, few alpha particles travel back from the foil. Travel back from the foil. This showed that the atom has
same charge as that of alpha particle, resulting in repulsion. This central part was called nucleus. This central part was called nucleus. Third, some alpha particles deflected by large angle throughout the screen. Some alpha particles deflected by large angle throughout the screen. This is due to the attraction of positively charged alpha particle towards negatively charged electron in the atom. Miss, can you repeat again? This is due to positively charged alpha particle attracting towards negatively charged electron in the atom. फिर लास्ट लिखो, thus Rutherford model proposed the following. First point, atom has empty space. Second point, nucleus is positively charged. Which is present at the center of the atom. Nucleus is positively charged and is present at the center of the atom. And third, electrons is present outside nucleus. Electrons is present outside the nucleus. अब ये डायग्राम जो है इसका, ये भी ड्रॉ करना है तुम लोग के पास। तुम इसमें से भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक में भी है, ड्रॉ कर लो अभी। ये ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन मत लिखना, ये मैंने ऑलरेडी तुमको लिखवा दिया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक भी है तो ये मत लिखना, खाली डायग्राम ड्रॉ करो।
हो गया? 1 मिनट। Yes, miss. नेक्स्ट लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो ड्रॉबैक का। द इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus. The electron revolving around the nucleus radiates, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये तुम लिख लो। रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट्स की स्पेलिंग आती है ना, रेडिएट्स इधर लिखा है नहीं आती। रेडिएट्स एनर्जी and gets attracted towards the nucleus And gets attracted towards the nucleus this will ultimately lead to electrons falling into the nucleus. But this does not happen. Hence, this model could not explain the stability of atom. Hence, this model could not explain the stability of atom. Second लिखो, the model could not explain the position of electrons in the atom. The model could not explain the position of electrons in the atom. ओके, तो ये था रुदरफोर्ड मॉडल। अभी रेडिएट्स एनर्जी मतलब क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कोई भी अगर एटम कोई भी चीज अगर उसको चार्ज है और वो मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे इसको चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, कंटिन्यूअसली ये मूव हो रही है सर्कुलर कोई भी पाथ में, तो वो रेडिएट करती है एनर्जी। रेडिएट मतलब एनर्जी निकालती है, ठीक है। तो एनर्जी निकालने के बाद वो अट्रैक्ट हो रही है। हेलो मिस, आपका वॉइस ब्रेक हो, आवाज नहीं आ रही है? बहुत ब्रेक हो रहा है आवाज। 1 मिनट।